हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके पास महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पीछे की जितनी भी क्लासेज आपकी डेली डेली हो रही है, आप सभी बच्चे उस क्लास को देख लिया करिए। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर करिए भाई, फटाफट फटाफट सभी बच्चे को। स्वागत है सभी का, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, सभी बच्चे का आज की क्लास में स्वागत है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर आप ईमानदारी से इस 5 प्रश्न को कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर अभी 2023 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आपको नोट करते हुए भी चलने हैं। ठीक है, वैसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगी बेटा आप नोट करो, आप नोट ना करो। तो टॉपिक को नोट करते हुए आपको चलने हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन बेटा है कि एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है कि एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि आपको एक स्पष्ट और एक स्वच्छ आपको नामांकित चित्र बनाने हैं, और नामांकित चित्र बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पे सभी टॉपिक के बारे में विवरण भी देने हैं। ओके, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कैसे आपको, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप किस तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बना लेते हैं, या थोड़ा सा हम इसमें लिख लेते हैं कि बीजांड एक अंडाकार सफेद एवं अंडाकार संरचना होती है। ठीक है, बीजांड में क्या लिखोगे? एक अंडाकार सफेद एवं संरचना होती है जो पुष्प के अंडाशय के अंदर मृदुतक उत्तक अपरा पर उत्पन्न होती है। ठीक है, थोड़ा सा आप लाइन इसमें लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? बीजांड एक अंडाकार एवं सफेद अंडाकार संरचना होती है। क्या लिखोगे? बीजांड बीजांड एक अंडाकार एक अंडाकार एवं सफेद 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 अंडाकार अंडाकार संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। क्या होगी भाई? संरचना होती है। ठीक है, जो पुष्प के अंडाशय के अंदर मृदुतक अपरा पर उत्पन्न होती है। ठीक है, जो पुष्प के जो पुष्प के अंडाशय के अंदर अंडाशय के अंदर अंदर मृदुतक 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 अपरा पर अपरा पर। ठीक है, अपरा यानी कि अपरा को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो अपरा पर उत्पन्न होती है। किस पे? अपरा पर उत्पन्न। अपरा पर क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ये तो बीजांड हो गया। और एक चीज और भी ध्यान देना कि बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए गुरु बीजाणुधानी की संरचना बनाओ, तो आप बीजांड की संरचना के अंदर जो 8 सेल और 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वाली जो संरचना होती है, आप उसको बना दोगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डायग्राम को देखते हैं कि इनमें कौन कौन से डायग्राम, कौन सा डायग्राम आपको इसके अंतर्गत बनाने हैं। ठीक है, कौन सा डायग्राम है जो आपको इसके अंतर्गत बनाने हैं। ठीक है, चलो। तो सभी बच्चे को मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलने हैं। ठीक है,
ओके, क्या बनाने हैं आपको? बिजांड के डायग्राम बनाने हैं। अब इस बिजांड के अंदर आप क्या दिखाओगे? इसके अंतर्गत क्या होते हैं? भ्रूणपोष होते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष में 1 2 3, 1 2 3 और बीच में सभी का अपना अपना न्यूक्लियस, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इसके बाद इनमें अपना क्या होता है? सेल होता है। और सभी में आप क्या दिखा दोगे? कोशिकाओं को दिखाओगे। सभी के अंदर क्या दिखाओगे? कोशिकाएं आप दिखाओगे। ठीक है, नेमिंग कर दो एक एक पॉइंट्स की, कि एक एक पॉइंट्स यहाँ पे क्या है। देखो, ये वाली जो संरचना है इसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहते हैं? इस संरचना को बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं नाभिका। क्या? नाभिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पीछे वाली जो संरचना होती है, इस संरचना को हम निभाग कहते हैं। ठीक है, और ये जो संरचना है इसको हम बीजांडकाय, क्या बोलते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के अंदर क्या है? भ्रूणपोष है, भ्रूणकोश है। ठीक है, और इस जहां पे कोई भी अध्यावरण नहीं है, इस अध्यावरण को हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या? बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पे 2 अध्यावरण है, इस अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण है। इसके अंदर वाले लेयर को अंत अध्यावरण। ठीक है, अंत अध्यावरण। और इसके अंदर की जो एक एक सेल है सभी का तो नाम आपको पता है कि यहाँ पे ये दोनों जो सेल्स हैं, इन दोनों सेल को हम कहते हैं सहायक कोशिका। क्या? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका के बाद इस बीच वाली को हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या? अंड कोशिका। ठीक है, और अंड कोशिका के बाद ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, ध्रुवी केंद्रक या द्वितीय केंद्रक, बात एक ही है। ठीक है, ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। और ध्रुवी केंद्र के बाद यहाँ पे जो तीनों है, इन तीनों सेल को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, तो ये आपने क्या कर देने हैं? बीजांड का एक स्वच्छ अच्छी तरीके से एक प्रॉपर आपको यहाँ पे सॉरी डायग्राम को बनाने हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगर आप इसी का इंग्लिश नाम देखना चाहते हो, इंग्लिश नाम भी लिख लो, नहीं तो बोलोगे प्रॉब्लम होगी। देखो, इसको ये जो भाग है इसको हम कहते हैं चलाजा। चलाजा है, इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक। ठीक है, हीलियम। ठीक, माइक्रोपाइल, एग सेल, सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई, इंटूगेमेंट्स, क्योंकि दोनों का मिला के क्या बोल देते हैं? अध्यारोढ़ कहते हैं, दोनों बात ही है। और यहाँ पे एंटीपोडल क्या? एंटीपोडल सेल। ठीक है, और लास्ट वाला बीजांड वृंत को हम क्या कहते हैं? स्टाल्क कहते हैं। तो ये आपके इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों हो गए।
और आप चाहते हो तो यहाँ पे बीच बीच में आप सेल को भी दर्शा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोशिकाओं को भी आप दिखा सकते हो। हाँ, अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, ये आपने स्वच्छ तरीके से अपने डायग्राम को बना लिया। अब डायग्राम बनाने की, देखो ये आपके ऐसे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, वापस से बोल रही हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और इसके पहले भी पूछा गया है, और इसके पूरे चांसेज है आने के, पूरे चांसेज है आपके एग्जाम में आने के, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपने क्या करने हैं, एक एक नेम पार्ट्स के, नाभिका का कार्य क्या है, बीजांड वृंद का कार्य क्या है, बीजांड द्वार का कार्य क्या है, अंडकोशिका का कार्य क्या है, इन सभी के कार्यों को आपको क्या लिखना है, लिखने हैं। ओके ओके, क्लियर क्लियर। तो आपने क्या लिखोगे, आप बीजांड वृंत के बारे में लिखोगे, साथ साथ आप अध्ययन के बारे में लिखोगे क्या कार्य है, इसके बाद आप बीजांडकाय के बारे में लिखोगे, और इसके अंदर जो भ्रूणपोष है, इन भ्रूणपोष में जो सभी सेल्स हैं, यानी एंटीपोडल सेल हो गई, आपकी पोलर न्यूक्लियाई हो गई, सिनर्जिड सेल हो गई और एक सेल हो गई, इन सभी के क्या क्या फंक्शन है आपको इसमें लिखने हैं। तो ये आपको मैं आपको करवा रही हूँ, कुछ ये आपको एक एक करके सभी के बारे में लिखते हुए जाने हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको कर लो, क्योंकि ये एक बार नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बार बार करवा चुकी हूँ। क्यों करवा चुकी हूँ, क्योंकि आपके मुझे लगता है कि इसको मैं तो 5 से 6 बार से कम नहीं करवाई हूँ। तो जो बच्चा अगर पहली बार देख रहा होगा तो प्रीवियस ईयर जो पीछे की जो वीडियो है ना, अभी पीछे वाली जो वीडियो उसको आप देख लेना। यहाँ पे वन शॉट भी हो गया है, वन शॉट भी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति को परिभाषित कीजिए और मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम का वर्णन कीजिए। वंशागति को परिभाषित कीजिए, हम वंशागति किसे कहते हैं, और मेंडल जी के स्वतंत्र अभिवन के नियम का वर्णन कीजिए। यानी जो मेंडल का, देखो वंशागति और मेंडल के स्वतंत्र विवन का नियम, स्वतंत्र विवन के नियम में हम जिसमें 2 जीन की वंशागति को देखते हैं, मेंडल के स्वतंत्र विवन के नियम में हम क्या करते हैं, 2 जीन की वंशागति को हम देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है, वंशागति को परिभाषित कीजिए और मेंडल के स्वतंत्र विवन के नियम को क्या करिए, नियम के वर्णन करना है, ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की क्रिया प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। क्या लिखोगे, आनुवंशिक लक्षणों का, किसका, आनुवंशिक, तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को, ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित स्थानांतरित होने वाली प्रक्रिया को आनुवंशिकता या ठीक है, आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। वंशागति कहते हैं, क्या कहते हैं, कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। यानी जो ये आनुवंशिक लक्षण है, जो गुण है, जो हमें माता पिता से संतति में जाते हैं, कहाँ से, माता पिता से जो संतति में जाते हैं, जनक से जो संतति में जाने वाला जो गुण है, जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है, और ये जो लक्षणों का स्थानांतरण होने की जो मेथड होती है, जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या वंशागति। ठीक है, तो नोट करो सभी लोग। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे लिखो, फिर आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, हेडिंग क्या डालोगे आप, स्वतंत्र अभिवन का नियम। क्या डालोगे, स्वतंत्र अपविहवन, अपविहवन का नियम। अब ये स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है, या स्वतंत्र अभिवन का नियम कहता क्या है। देखो, आप सभी को पता है कि जो मेंडल लॉ था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने 3 नियम को दिया था। एक प्रभाविता के नियम को, एक पृथक्करण युग्मक सिद्धता का नियम का दिया था, और तीसरा उन्होंने स्वतंत्र विवन को नियम को दिया था। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्र विवन के नियम है, इस नियम को हम ठीक है, प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इसे स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। क्या लिखोगे, इसे स्वतंत्र, इसे स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं, का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का, ठीक है, प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। तो क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक, ठीक है, इस नियम के अनुसार, आगे, इस नियम के अनुसार, ठीक, इस नियम के अनुसार ठीक है, इस नियम के अनुसार आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक ठीक है, तो ये जो आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक, ठीक है, प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण की, स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण की प्रभावी कारक ही नहीं बल्कि प्रभावी कारक ही नहीं बल्कि, ठीक है, ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। क्या करेगा, अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। क्या कर सकता है, ये मिल सकता है। ठीक है, और लक्षण का अप्रभावी कारक दूसरे के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। ठीक है, और एक लक्षण का अप्रभावी कारक दूसरे प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। क्लियर? तो आगे क्या लिखोगे, एक लक्षण का प्रभावी कारक
प्रभावी कारक दूसरे लक्षण के, अप्रभावी लिखना है यहाँ पे, अप्रभावी कारक दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक ही नहीं, प्रभावी कारक ही, बल्कि अप्रभावी कारक से भी, अप्रभावी कारक से भी, कारक से भी मिल सकते हैं या मिल सकता है। ठीक है, क्या है? इसे स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। अब तक हमने क्या नोट किया? इसे स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक के साथ भी मिल सकता है, और एक लक्षण का अप्रभावी कारक दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक ही बल्कि अप्रभावी के कारक के साथ भी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर? अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति में से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो क्या लिखेंगे? अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? अर्थात किसी जीव में ठीक है, किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति, ठीक है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है, एक लक्षण की, अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति पूर्णतः दूसरे लक्षण की, ठीक है, पूर्णतः दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं क्या? स्वतंत्र विवरण का नियम। क्या है? स्वतंत्र विवरण का नियम कहते हैं। इसी लॉ को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र विवरण का नियम। और इस लॉ में मेंडल जी ने क्या किया था? जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दो जीनों की वंशागति का यहाँ पे वर्णन किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया था? एक गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज। क्या लिया था उन्होंने? एक उन्होंने लिया था गोल पीले बीज और दूसरा हरा झुर्रीदार बीज। ठीक, क्या लिया उन्होंने? एक गोल पीले बीज, गोल पीले बीज, ठीक है, क्रॉस किससे कराया? झुर्रीदार हरे बीज से। ठीक है, झुर्रीदार हरे बीज। तो इन्होंने गोल पीलो बीज को किससे डोनेट किया था? ये जो गोल पीला बीज लिया था उन्होंने डोनेट किया था कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, उन्होंने क्या लिया? दो जीनों की वंशागति के लिए क्या किया था? दो जीनों की वंशागति के लिए उन्होंने एक गोल पीले बीज लिया था और दूसरा झुर्रीदार हरे बीज लिया था। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस की क्रिया कराई। क्रॉस कराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि एक प्रभावी लक्षण है वो
अगर एक प्रभावी लक्षण है वो प्रभावी लक्षण के साथ मिल सकता है, और अगर वही अप्रभावी लक्षण है तो प्रभावी लक्षण के साथ साथ वो अप्रभावी लक्षण के साथ भी मिल सकता है। इसी लॉ को, और एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती, यानी कि वो जो उनकी पीढ़ी आएगी उसमें वो क्या होते हैं, पृथक पृथक होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र विवहन का नियम। क्या बोलते हैं, इसी लॉ को क्या बोला जाता है, स्वतंत्र विवहन का नियम कहा जाता है। इस लॉ को क्या बोला जाएगा, स्वतंत्र विवहन का नियम। ठीक है, अब इन्होंने क्या, जब इन्होंने संतति लिया था तो संतति में उनकी यफन पीढ़ी में क्या आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इनकी जो इन्होंने यफन पीढ़ी में जब इन्होंने संकरण कराया तो क्या आया, इनकी जो यफन पीढ़ी आई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इनकी यफन पीढ़ी की संतति थी। क्या की थी, इनकी यफन पीढ़ी में क्या थी, ये संतति थी। यानी कि यफन पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आए थे, सभी पौधे गोल पीले बीज आए। क्या आए, सभी पौधे गोल पीले बीज, पीले बीज आ गए। सभी पौधे कैसे आ गए, गोल पीले बीज। यानी कि मेंडल जी ने क्या किया, लक्षणों की वंशागति के लिए दो जीनों की वंशागति देखी। उन्होंने गोल पीले बीज लिया, झुर्रीदार हरे बीज लिया, इन दोनों में संकरण कराया। संकरण कराने के बाद इनकी संतति जो प्राप्त हो गई कैसी हुई, गोल पीले बीज। यानी कि यफन पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुई, गोल पीले बीज हुई। अब इसी यफन पीढ़ी में इन्होंने क्या करा दिया, स्वपरागण की क्रिया। क्या कराई, स्वपरागण कराया, और स्वपरागण कराने के बाद F2 पीढ़ी में बहुत सारे लक्षण यानी गोल पीले बीज भी आए, हरा झुर्रीदार बीज भी आए, और भी डिफरेंट कलर के क्या है यहाँ पे बीज आए। और उसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप युग्मक बनाओगे। ठीक है, अगर आप युग्मक बनाते हैं किसका, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का युग्मक बनाएंगे, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्या बनेगा, कैपिटल वाई सॉरी वापस बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर उसके बाद बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इनके क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और इन्हीं युग्मक का क्या कराने हैं, वापस में क्रॉस की क्रिया करानी है। क्या कराओगे, और वापस से क्रॉस की क्रिया कराओगे। क्रॉस की क्रिया कराओगे, क्या संतति मिल के आएगी, देखते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वपरागण की क्रिया हुई है, स्वपरागण क्रिया में जो F2 पीढ़ी आई है उस F2 पीढ़ी का अनुपात हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो जब इन्होंने हमने क्या कराया, स्वपरागण की क्रिया कराई, हमने क्या करा दी, स्वपरागण क्रिया कराई। पहले हमने क्या बनाया कि ये जो यफन पीढ़ी से प्राप्त हुआ था इसमें हमने युग्मक बनाया, इस युग्मक का हमने स्वपरागण कराया। ठीक है, सेकंड पीढ़ी में स्वपरागण क्रिया कराई, तो F2 पीढ़ी में कौन सी पीढ़ी, ये सेकंड पीढ़ी का अनुपात हमें ऐसी संतति आई जिसका लक्षण प्रारूप क्या होता है, 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1, और जिन प्रारूप 1 संबंधित 2 संबंधित 2 संबंधित 4 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस कराया, इसका क्रॉस इसके साथ, इस वाले क्रॉस एक बार सभी के साथ, फिर इसका क्रॉस इसी तरह सभी के साथ, और इसी तरह हमने प्रोसेस क्रिया करी जिसमें हमें गोल पीले बीज भी मिले, और हमें झुर्रीदार पीले बीज भी मिले, और झुर्रीदार हरे भी मिले, और ये सभी हमें क्या हुए यहाँ पे प्राप्त हुए। ठीक है, और गोल हरे भी मिले और झुर्रीदार हरे भी मिले। और हमने क्रॉस किससे कराया था, और उन्होंने सिर्फ क्रॉस किससे कराया, लिया क्या था, उन्होंने गोल पीले बीज लिया था, झुर्रीदार हरे बीज लिया था। तो गोल पीले बीज भी मिला, झुर्रीदार हरे भी मिला, साथ साथ क्या मिला, गोल हरे भी मिले और गोल पीले भी मिले। ठीक है, झुर्रीदार पीले भी मिले। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखे। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पे निबंध लिखे, यानी कि जनसंख्या विस्फोट एवं जो जन्म नियंत्रण पे निबंध लिखने हैं।
ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं और जन्म नियंत्रण पे क्या लिखने हैं, निबंध लिखने। ठीक है, तो देखो जनसंख्या विस्फोट की डिफिनेशन क्या लिखोगे कि कभी कभी देखो जन्म दर में वृद्धि, ठीक है, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि। यानी कि लोगों का जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है लेकिन मृत्यु में क्या है, कमी है, मृत्यु नहीं हो रही है। तो क्या लिखोगे बच्चे इसमें कि प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण। ठीक है, प्रायः मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी एवं कभी 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 जनसंख्या दर में, जन्म दर में, ये कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण। ठीक है, जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण। ठीक है, किसके कारण, ग्रोथ के कारण यानी कि वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में, ठीक है, किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक एवं तीव्र वृद्धि ही, ठीक है, आकस्मिक तथा तीव्र वृद्धि विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या में आकस्मिक तीव्र वृद्धि विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ओके ओके, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण ना, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण क्या क्या है, कौन कौन से विधि का हम यूज करें कि जिसमें जनसंख्या विस्फोट में नियंत्रण होगी, या जिसको हम कहेंगे जन्म नियंत्रण। ठीक है, जन्म नियंत्रण विधि पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जनसंख्या या जन्म नियंत्रण की विधि आएगी, तो आप विधियों को लिखो। सबसे पहले क्या होता है, परिवार नियोजन। क्या होता है, परिवार नियोजन। देखो परिवार नियोजन में ऐसी टॉपिक हैं जो मैं आपको बता दूंगी, आप खुद भी लिख लोगे। परिवार नियोजन का मतलब है कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है, ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसके बहुत सारे विधि आते हैं, जैसे एक एक करके हम लिख लेते हैं। क्या, पहला है परिवार नियोजन। और एक एक को हम समझेंगे और आप खुद से लिख लोगे। ठीक है, परिवार नियोजन। दूसरा है कानूनी व्यवस्था। ठीक है, क्या है, कानूनी व्यवस्था। ठीक है, कानूनी व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक स्थिति में सुधार और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ाना। ठीक है, आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ नेक्स्ट क्या है, परिवार कल्याण।
ठीक है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। ठीक है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। ये सभी हमारी जन्म दर में जन्म नियंत्रण के रीजन है, यानी कि बचाव है। यानी कि हमारी जनसंख्या विस्फोट से इन सभी विधियों का अगर हम यूज करते हैं तो इन सभी विधियों के द्वारा हम ये कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार नियोजन की। देखो, परिवार नियोजन 1951 में कार्यक्रम चलाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कितने सन में चलाया गया था? 1951 में चलाया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भनिरोधकों को प्रेरित किया गया। परिवार नियोजन की बात करें, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परिवार नियोजन की, इसकी परिवार नियोजन की, तो ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है कितने में? 1951 में क्या गया था? इस कार्यक्रम को चलाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था गर्भ निरोधक उपाय। इस कार्यक्रम में क्या बताया जा रहा था? क्या शुरुआत हुई इस कार्यक्रम के तहत? गर्भ निरोधक उपाय को। तो गर्भ निरोधक उपाय के अंतर्गत हमने बहुत सारे विधि को डिस्कस करते हैं। क्या क्या? जैसे हम डिस्कस करते हैं प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है, प्राकृतिक विधि के बारे में। ओके, प्राकृतिक विधि के साथ साथ रासायनिक विधि। क्या? रासायनिक विधि। ठीक है, रासायनिक विधि के साथ साथ रोध का, ठीक है, गोली का, ठीक है, शल्यक्रिया का, किसका? शल्यक्रिया का, और एक और आता है अंतःगर्भाशयी युक्ति। अंतःगर्भाशयी युक्ति, ये सभी किसके अंतर्गत थे? परिवार नियोजन के अंतर्गत। यानी जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये जो 1951 में स्टार्ट किया गया, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि गर्भ निरोधक उपाय, यानी कि ये सभी अगर हम विधि का यूज करते हैं, प्राकृतिक विधि यूज कर लिया या रासायनिक विधि यूज कर लिया, रोध किया, गोली कर लिया, या फिर शल्यक्रिया हो गया, अंतःगर्भाशय युक्ति, इसके द्वारा हम संतान उत्पत्ति से बच सकते हैं। जब हम संतान उत्पत्ति से बचेंगे तो हमारी जनसंख्या क्या होगी? कंट्रोल होगी। क्या होगी? कंट्रोल होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होती? कानूनी व्यवस्था। कानून व्यवस्था तैयार किया गया, साथ साथ शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे क्या हुआ? शिक्षा व्यवस्था, यानी कि लोगों को शिक्षित, अगर लोग शिक्षित होंगे, लोग अगर शिक्षित होंगे तो इस कार्यक्रम से जागरूक होंगे। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो इस कार्यक्रम से जागरूक वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो लोगों को क्या करना? शिक्षित करना, है ना। देखो, आज के और पहले के टाइम में अगर हम देखें तो पहले के लोगों में अब के लोगों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज के लोग पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या किया गया? शिक्षा व्यवस्था, यानी कि लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूक किया गया कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब पढ़े और सब आगे बढ़े। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, इसके बाद आता है आर्थिक स्थिति में सुधार। ठीक है, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, जो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस आर्थिक स्थिति में भी क्या है? सुधार लाना है। इसके साथ साथ परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ाना देना, यानी कि अगर हम जगह जगह इस कार्यक्रम को, जो परिवार कल्याण नियोजन वाला कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को जब जगह जगह हम इसको चलाएंगे तो लोगों में क्या होगा? परिवार को सीमित रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लोगों की रुचि बढ़े, यानी निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त इलाज की व्यवस्था आदि।
जिससे लोगों की क्या हो सके, वो रुचि हो सके। तो इन सभी के बारे में आपको एक एक करके लिख लेना है और मुझे उम्मीद है कि आप सही बच्चे इसको लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको मनुष्य में जो मादा जनन तंत्र है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपको यहाँ पे सचित्र वर्णन करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने करवा चुका है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये मेरी तरफ से ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, डायग्राम भी ईजी है, लिखने के लिए भी ईजी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। हाँ, अगर आप नहीं कर पाते, मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे कर लेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपने करने पड़ेंगे, तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, और ये मेरी तरफ से आपका एक होमवर्क है। ठीक, तो कौन कौन बच्चा करके आएगा ये जरूर आपने बताने हैं। और अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब ये आनुवंशिक कूट क्या है, हम आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं, और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा है वो आपने करके आने हैं, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे कर लोगे। अब क्या कोई बच्चा बता सकता है आनुवंशिक कूट के? देखो, वही मैं क्वेश्चन लाई हूँ, पढ़ाई हुई चीजें हैं, कोई नई चीजें नहीं है। आप पढ़े हुए हैं, कोई कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो आनुवंशिक कूट क्या है? देखो, अगर आनुवंशिक कूट की बात करें तो आनुवंशिक कूट की खोज निरेनबर्ग एवं मथाई ने 1961 में की थी। क्या लिखोगे? आनुवंशिक कूट की खोज निरेनबर्ग एवं मथाई ने 1951 में की थी। आनुवंशिक कूट की जो खोज पूछा जाता है, भाई आनुवंशिक कूट की खोज कौन किया है, तो बताओगे आनुवंशिक कूट की जो खोज है वो निरेनबर्ग व मथाई ने किया था। कितने सन में किया था? 1951 में किया था। कितने सन में? 1951 में किया था। तो क्या लिखोगे? नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। क्या लिखोगे? नाइट्रोजनी क्षारक का वह अनुक्रम, नाइट्रोजनी क्षारक का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। सूचना उपस्थित होती है। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक का वहन क्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्या होती है, सूचना उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक कूट या कोडान कहते हैं। या हमें लिख सकते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, क्या लिखोगे? 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम
विशेष अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। प्रकूट कहलाते हैं। निर्माण करते हैं प्रकूट या कोडान, ना कोडान कहते हैं, तो प्रकूट कोडान कहलाता है। और इसकी जो विशेषताएं होती है, विशेषताएं भी यहाँ पे निम्नलिखित होती है। विशेषताएं अब हम डिस्कस करते हैं विशेषताओं के। क्या डिस्कस करते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं। तो हमने क्या नोट किया कि नाइट्रोजनी क्षारक का वह अनुक्रम प्रोटीन संश्लेषण की क्षारक का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की अमीनो अम्ल कूट के अंतर्गत आती है। देखो पहला क्या है, आनुवंशिक कूट यानी ट्रिपल होता है। क्या लिखोगे? इनमें 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या होता है भाई? समावेश होता है। आनुवंशिक प्रकोट की खोज निरेनबर्ग तथा मैथाई ने 1961 में की थी। क्या लिखोगी? आनुवंशिक प्रकोट की खोज। नेक्स्ट पॉइंट, नाइनटीन 51 में की थी। 1951 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? AUG तथा GUG प्रारंभिक कूट, जबकि UAA, UGA और UAG समापन प्रकूट होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? AUG तथा GUG प्रारंभिक प्रकूट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, AUG
ये पूरे आने की चांसेस है। तो आप सभी बच्चे को इस क्लास को वापस से देखना है, ठीक है। अब कोई बोलेगा मैम इतने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता कि आप भर भर के लिख के आओ। हाँ, मैं बहुत ये भी नहीं कि आप एक पर पेज लिख के आओ, लिखो अच्छा लिखो, ठोस लिख के आओ। और ये तो आपके लिए एक आधार है, आपके पास प्रॉपर नोट्स है, हर एक चीज़ व्यवस्था है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।